हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे हैं और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने जाना था रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस को हम लोग कितने तरीका से ऐड करते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जान रहे थे कि रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का संयोजन कितने तरीका से किए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस को हम लोग कितने तरह से ऐड किए थे, तो आप कहेंगे कि दो तरीका से। ठीक है, पहला जो हमारा तरीका था वो तरीका था सीरीज। सीरीज कहने का मतलब था श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन थे। और एक हमारा था पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन था, यानी कि समानांतर क्रम का था। ठीक है, समानांतर क्रम में। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे ढंग से जाने थे और हम लोग प्रूव करना सीख रहे थे। सीरीज जो था आपका श्रेणी क्रम, इसमें हम लोगों ने जाना था कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है, यानी नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होता है। इसी तरीका से आप जितने सारे आप रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, यानी इस इन सब का समतुल्य जो होगा, यानी छोटे छोटे रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सो और इसी तरीका से क्या रहेंगे, जारी रहेंगे। ठीक है, इसी तरीका से हम लोगों ने जाना था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, कि हम लोग जब किसी नेट रेजिस्टेंस को निकालते हैं, यानी बहुत सारे रेजिस्टेंस को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो पैरेलल में होता क्या है, तो पैरेलल में 1 अपॉन हो जाते हैं R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस इसी तरीका से जारी रहते हैं। ठीक है, जितने आपको रेजिस्टेंस दिए रहेंगे उतने आप आगे बढ़ते हुए चले जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सीरीज का था, श्रेणी क्रम के। और ये हमारे थे पैरेलल के लिए। अब सीरीज में क्या था, इसके हमने आपको प्रूव करके भी बताया है पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने प्रूव करके बताया है कि कैसे ये नेट रेजिस्टेंस जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 आते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रूव करना किसको सीखेंगे, पैरेलल वाले को। आज हम लोग प्रूव करना सीखेंगे किसको, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए? बोलिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आना फिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में या तो ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में आएगा या तो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में, ये आने ही आने हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या आपकी इजाजत है? चलिए, इजाजत है तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को प्रूव करना सीखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में ये सारी बातें को हमने समझाया है। ठीक है, अगर कोई हमारे नए प्यारे भाई बहन अगर इसी वीडियो में शामिल हुए हैं, इसी क्लास में डायरेक्ट ज्वाइन किए हैं, तो वो सबसे पहले जाकर प्रीवियस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर अवश्य देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जैसे हम हर युक्ति के लिए, हर उपकरण के लिए अलग अलग स्विच का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई बोर्ड है, ठीक है, आपके घर में हर घर के लिए एक अलग अलग क्या होगा, बोर्ड लगा होगा। ठीक है, उस बोर्ड में आप अलग अलग स्विच लगाए होंगे। ठीक है, इस स्विच से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप उस बोर्ड में 4 स्विच लगाए हुए हैं। एक स्विच से आप बल्ब का दिए हुए कनेक्शन, एक स्विच से आप फैन का कनेक्शन दिए हुए हैं, एक स्विच से हो सकता है कि अदर बल्ब का आप कनेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अदर बल्ब का कनेक्शन दिए हुए हो सकता है कि एक जो स्विच है इससे आप सॉकेट दिए हुए, इसको दिए हैं, सॉकेट को दिए हुए। तो इस तरीका से आप देखिए कि अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग स्विच का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई भी एक स्विच अगर खराब हो जाए, ठीक है, तो बाकी सारे का सारे फंक्शन करते रहेंगे। ठीक है,
तो ऐसे जो होते हैं जो कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि दीपावली का मौसम में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बल्ब वाले एक बहुत सारे लाइटिंग आए हुए हैं, ठीक है। उसमें एक बल्ब खराब हो जाने से सारा का सारा बल्ब जलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम हम बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। चल आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका था। अब हम आते हैं प्रूव करने के लिए, ठीक है। आपको प्रूव करना क्या है, आपको प्रूव डेट यानी सिद्ध करना है। क्या आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1/r नेट रेजिस्टेंस। आर नेट लिखा यानी कि कुल समतुल्य प्रतिरोध के बारे में हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। बात क्लियर है। चल चल आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में है, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं 1 क्या होगा, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने 3 रेजिस्टेंस लिया है, तो 3 रेजिस्टेंस को ही हम प्रूव कर लेते हैं। आपके हो सकता है कि एग्जाम में 2 रेजिस्टेंस के बारे में प्रूव करने के लिए आ जाए, या हो सकता है मैक्सिमम आपको 3 रेजिस्टेंस के बारे में प्रूव करना आ जाए, ठीक है। चलिए देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फिगर बनाना है। सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर कैसा है, देखिए, जैसे हमने कोई बैटरी लिया, ठीक है। हमने एक बैटरी लिया, ये 6 वोल्ट का हमारा क्या है, बैटरी है। हमने 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट नहीं, हमने वी वोल्ट माना है, ठीक है। वी वोल्ट का एक बैटरी है, यानी वी विभवांतर का एक बैटरी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, विभवांतर है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया है, यहां से सप्लाई दिया है, ठीक है। सप्लाई देकर हमने क्या किया है कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं। इस तरीका से हमारा 3 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फिगर है, ठीक है। और इसी तरीका से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हमने क्या किया, स्विच लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्विच है, स्विच, ठीक है। यहाँ से धारा प्रवाहित होगा, आई धारा प्रवाहित होगा यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। यहाँ से वी वोल्ट का हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि वी वोल्ट का यानी विभवांतर हमारा क्या है, वी है, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने कनेक्शन किया, ठीक है, हमने स्विच दबाया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो इसका हम नामकरण कर देते हैं R1, R2 एंड R3। यहाँ तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, तो अगर विभवांतर की आपसे हम परिभाषा पूछें कि विभवांतर होता क्या है, विभवांतर की अगर हम आपसे परिभाषा की अगर बात करें, तो विभवांतर होता क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी दो बिंदुओं के बीच, किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, यानी कि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो विभव है, ठीक है,
उनके अंतर यानी विभव ए एंड विभव बी का जो अंतर होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे कि विभवांतर कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, ए एंड बी है। 2 पॉइंट कौन सा है, ए एंड बी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तीनों का तीनों रेजिस्टेंस जो है हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है, ए एंड बी के बीच में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर ए और बी के बीच में ही तीनों रेजिस्टेंस हैं, इसका मतलब है कि तीनों का जो विभवांतर होगा वो समान होगा। तीनों का विभवांतर क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि विभवांतर जो है, विभवांतर तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों प्रतिरोधों का क्या है, समान है। क्या है, समान है। पहला पॉइंट तो ये हमारा क्लियर हुआ, ठीक है, कि जब हम यहाँ से V वोल्ट का सप्लाई देंगे, ठीक है, तो V वोल्ट का सप्लाई देंगे तो यहाँ का भी विभवांतर, यहाँ का भी विभवांतर और यहाँ का भी विभवांतर हमारा क्या होगा, समान होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। चल आगे बढ़ते हैं। अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें, पहले पॉइंट तो हमारा ये रहा, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि यहाँ से धारा हमारा I सप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जब धारा I सप्लाई हो रहा है तो ये देखिए कि 3 भागों में विभाजित हो रहा है। पहला जो है ए पॉइंट से 3 तरफ क्या हो रहे हैं, धारा बट रहे हैं। यहाँ पर धारा जा रहा है, यहाँ भी धारा जा रहा है और यहाँ पर भी धारा जा रहा है, ठीक है, और पुनः ये रेजिस्टेंस से होते हुए, ठीक है, ये धारा जो है कहाँ जाकर मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पॉइंट बी के पास जाकर ये तीनों धाराएं मिल जा रहे हैं। तीनों धाराएं क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से I जो है सप्लाई है, ठीक है, यानी करंट I यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो आगे चल के ये 3 भाग में बट जा रहे हैं और 3 भाग में बटने पर वो पुनः एक पास आ रहे हैं और पॉइंट बी के पास ये पुनः क्या बन जाएंगे, धारा I बन जाएगा। पुनः क्या बन जाएगा, धारा I बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए से धारा विभाजित हो रहा है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर धारा I1 विभाजित जा रहा होगा, यहाँ पर I2 जा रहे होंगे और यहाँ पर I3 जा रहा होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गए। तो हम यहाँ सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस का यानी तीनों प्रतिरोधों से होकर धारा I1, I2 और I3 क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। ये तीनों से क्या हो रहे हैं, I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रहे हैं और पुनः बिंदु B पर आकर तीनों धाराएं क्या हो रहे हैं, मिलकर धारा I का निर्माण कर रहे हैं। I का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ गए होंगे आपको। हमने एक सिंपल सी बात क्या कहा कि V वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ही लगा हुआ है तीनों रेजिस्टेंस। इस वजह से हमारा विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, सेकेंड पॉइंट कि 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, पॉइंट ए के पास 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। करेंट I जब प्रवाहित हो रहा, धारा जब I यहाँ से चल रहा, कहाँ से, यहाँ बैटरी के पास है, ठीक है, तो यहाँ से जब I धारा प्रवाहित हो रहा है तो इस पॉइंट पर आकर धारा 3 हिस्सों में बढ़ जा रहा है। धारा कितने हिस्सों में बढ़ जा रहा है, 3 हिस्सों में बढ़ जा रहा है।
तो हमने माना कि पॉइंट ए से जो R1 प्रतिरोध के पास गया है वो I1 धारा गया है, R2 के पास I2 गया है धारा, और R3 के पास I3 धारा जा रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गए। यही चीज हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, लैंग्वेज में लिखा है। और पुनः ये जाकर मिल रहे हैं, ये तीनों धाराएं क्या हो रहा है, आकर मिल जा रहा है, और आकर मिल रहा, इसको I1, इसको I2 और इसको I3, और ये तीनों धाराएं आकर मिलकर, ठीक है, मिलकर यहाँ पर कौन सी धाराएं बन जा रहा है, धारा I, क्योंकि यहाँ से चला ही था I धारा और यहाँ भी आकर मिला तो I धारा आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि I बराबर क्या लिख सकते हैं, I जो है वो किसके बराबर है, तो I 3 भागों में बटा था, वो कौन कौन सा था, तो आप कहेंगे कि I1 था, प्लस I2 था, और प्लस I3 थे। इतनी बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। चल आगे बढ़ते हैं। यानी I इक्वल जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गए। तो यहाँ से आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था ओम्स लॉ पढ़ाया गया था, यानी ओम के नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि भी जो होता है वो क्या होता है, I अपॉन R होता है। क्या होता है, भी इक्वल क्या होता है, I अपॉन R होता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, ठीक है, भी इक्वल हम क्या कर सकते हैं, I जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, भी था, यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। तो यहां से I इक्वल क्या था, भी अपॉन R था, भी अपॉन क्या था, R था। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि भी अपॉन R है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार अब पहली जो है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि जब हम रेजिस्टेंस R से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, V बराबर क्या होगा, ठीक है, या I1 बराबर आप क्या लिख सकते हो, I1 इक्वल क्या होगा, V अपॉन, तो V हो गया, अपॉन अपॉन R1, यानी पहले रेजिस्टेंस से R1 जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो सेकेंड में हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कि सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसी तरीका से कहेंगे तो I2 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि V अपॉन R2 होगा। ठीक है, और इसी तरीका से बात करें तो I3 इक्वल क्या होगा, तो आप कहेंगे V अपॉन R3 होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? देखिए, आपको हम बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 5 नंबर पक्के हैं, आपके 5 नंबर पक्के हैं, इस वजह से आपको आराम से समझाया जा रहा है। ठीक है, अन्यथा आपको अब तक प्रूफ करके हम दिखा दिए होते। बाकी और सब टीचर क्या करते हैं, आते हैं बस छाप दिए, बता दिए, चले गए, लेकिन ये प्रोसेस आपको समझना होगा। ठीक है, इस वजह से इतनी बारीकी से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हम I इक्वल क्या लिख सकते हैं, I अपॉन हम लिख सकते हैं क्या, I1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1 लिख सकते हैं, V अपॉन R1। I2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2, क्योंकि हर जगह जो है विभवांतर हमारा क्या था, समान था। ठीक है, इसी तरीका से I3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बोलिए, कोई समस्या नहीं। अब एक और बात हमें बताइए कि I बराबर क्या है, V अपॉन R है। यहाँ से करंट I जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, तो विभवांतर, अब इसके जगह पर हम एक ऐसा प्रतिरोध, यानी इन तीनों के स्थान पर हम एक ऐसा प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम एक यहाँ पर रफ फिगर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रफ फिगर बनाया, हमने क्या कहा कि इसके जगह पर, ठीक है, हम एक ऐसा प्रतिरोध लगा देते हैं जो क्या है, जो आपका आर नेट है। ठीक है, जिसको हम नेट प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध हमने कहा। ठीक है, आर नेट हमने कहा। तो यहां से V है, I का सप्लाई हो रहा है, तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में अगर देखेंगे तो V वोल्ट का सप्लाई पहले भी था, आज भी V वोल्ट का सप्लाई है। इन्हीं तीनों के जगह पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ हमने आर नेट माना है। तो I के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I के जगह पर हम लिख सकते हैं कि V अपॉन क्या होगा, V अपॉन R नेट हो जाएगा। R नेट कहने का मतलब है कि नेट प्रतिरोध है। ठीक है, तो V देखिए कॉमन है सब में, तो V हम जैसे ही कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, V अपॉन R नेट।
इक्वल क्या होगा, तो भी कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गए। ठीक है, यहाँ से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ, प्रूव हो गए कि 1/R नेट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, एक बार और भी हम रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है, चल चल अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीड में समझ लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना था, 1/R नेट इक्वल था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था। ठीक है, हमने एक फिगर डायग्राम किया। ठीक है, हमने कहा कि विभवांतर हमारा भी है, यानी एक बैटरी हमने लिया है 20 वोल्ट का। ठीक है, इसमें से धारा आई गुजर रहा है। ठीक है, यानी करंट जो है आई गुजर रहा है। आई जो है पॉइंट ए के पास हमने 3 प्रतिरोध लगाए हैं, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में हमने 3 प्रतिरोध लगाया। उस प्रतिरोध को अलग हमने हमने नाम दिया R1, R2 एंड R3। ठीक है, जब यहाँ से करंट प्रवाहित हो रहा था, ठीक है, तो धारा जो है 3 हिस्सों में बट गया, जिसका हमने नाम दिया I1, I2 एंड I3 नाम दिया। पुनः ये जाकर पॉइंट बी के पास मिलकर धारा आई का निर्माण किया, और इस तरीका से हमारा क्या हुआ, एक क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, तो हमने यहां से कहा कि विभवांतर हमारा तीनों प्रतिरोध के पास क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों प्रतिरोध जो है 2 पॉइंटों के बीच में, यानी ए और बी के बीच में ही लगाया गया है, तो विभवांतर हमारा क्या हुआ, समान हो गया। दूसरे पॉइंट हमने कहा कि तीनों प्रतिरोधों से होकर धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रहा है, और पुनः जाकर मिलकर क्या हो रहा है, धारा I का निर्माण कर ले रहा है। तो हमने ओम के नियम के अनुसार हमने कहा कि I प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है, तो I इक्वल क्या होता है, V/R होता है। तो यहां से आपने देखा कि हमने कहा कि I जो था, चला I था, पुनः I बना, यानी I जो है 3 हिस्सों में बटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बना। तो हम लिख दिए क्या, I इक्वल लिखे V/R1। आई के लिए क्या है, V/R है। ठीक है, तो यहाँ के लिए I हमारा I1 क्या हो गया, V/R1। यहाँ R2 के लिए यानी I2 के लिए V/R2, और I3 के लिए V/R3 हो गया। यहाँ से हमने देखा कि इसके जगह पर, इन तीनों के जगह पर हम एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जो ये तीनों के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने R नेट लगाया, तो यहाँ से ओम्स लॉ के अनुसार V/R नेट किया, तो V से V कैंसिल हो गए, और हमारा क्या हुआ, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चल तो अब आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, कुछ पॉइंट को और भी हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि ये जो पॉइंट है आपको बताना जरूरी है। अगर हम सीरीज की बात करें, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो आप कहोगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अभी जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक बना रहा। ठीक है, इस तरीका से हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 बनाया। यहाँ V वोल्ट का सप्लाई हमने दिया, और यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो देखो इस केस में हमारा क्या था, ये हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला अंतर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ तीनों प्रतिरोधों, यानी सीरीज जो है, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में तीनों प्रतिरोधों से धारा समान था। धारा क्या था, समान था। धारा जो है तीनों प्रतिरोध से समान होकर गुजर रहा था।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारा प्रतिरोध से समान होकर नहीं गुजर रहा, अलग अलग प्रतिरोध का से अलग अलग धारा प्रवाहित हो रहे थे। ठीक है, यानी इस केस में धारा समान जो है नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यानी पैरेलल जो होता है, यानी समानांतर श्रेणी में अगर हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो हमारा धारा समान नहीं होता है, तीनों प्रतिरोध से अलग अलग क्या होते हैं, धारा गुजरते हैं। लेकिन हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में हमारा धारा क्या होता है, तीनों प्रतिरोध से समान होकर गुजरता है। पहले पॉइंट के लिए। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर समान नहीं होता है। विभवांतर हमारा क्या है, समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध जो लगाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो अलग अलग पॉइंट के बीच में लगाए गए हैं। यहाँ ए और बी के बीच में R1 है, बी और सी के बीच में R2 है, और सी एंड डी के बीच में क्या है, R3 है। तो तीनों प्रतिरोध से क्या हो रहा है, अलग अलग हमारा विभवांतर है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच के विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो R1 का क्या होगा, विभवांतर अलग, R2 का विभवांतर अलग होंगे, और R3 का विभवांतर अलग होगा। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट क्लियर है। चले, तो यहाँ पर विभवांतर समान नहीं है, लेकिन पैरेलल वाला में हमने क्या कहा कि विभवांतर समान है। क्यों समान है, क्योंकि ए और बी के बीच में ही ये तीनों प्रतिरोध लगे हैं। तो यहाँ हमने लिखा क्या कि विभवांतर क्या है, समान होगा। विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब यहां से और भी बातें आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, बस इतनी दो पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके कुछ हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी अंतर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चल, तो अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चल, और भी अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि नेट प्रतिरोध का जो होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, नेट प्रतिरोध का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, ठीक है, वो अलग अलग प्रतिरोधों के रेसिप्रोकल का योग के बराबर होता है। ठीक है, अलग अलग प्रतिरोधों के रेसिप्रोकल यानी उल्टा के योग के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि तीनों प्रतिरोधों का योग के बराबर नेट प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसमें रेसिप्रोकल का कोई चक्कर नहीं है। अब ये बात आप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो, बात क्लियर है। चलिए, और भी अगर हम पॉइंट करें, ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा और भी अगर हम पॉइंट करें, लास्ट में हम आपको लिखवा देंगे। ठीक है, इस चीज को हम लिखवा भी देंगे। अगर हम यहाँ बात करें सीरीज वाले में, ठीक है, तो सीरीज वाले में होता क्या है कि जो समतुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस जो है, नेट रेजिस्टेंस जो है, यानी कहने का मतलब है कि समतुल्य प्रतिरोध जो है, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध जो है अलग अलग प्रतिरोधों से अलग होता, क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, सभी अलग अलग प्रतिरोधों से अलग अलग प्रतिरोधों से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने R1 को माना है, R1 मान लिया 4 है, R2 माना हमने 5 है, और R3 मान लिया हमने 6 है। ठीक है, और हमें इन तीनों के जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाना है जो एक ही लगाए और काम हमारा चल जाए। ठीक है, तो हम नेट प्रतिरोध लगाना चाहेंगे तो R नेट क्या होगा, तो आप कहोगे कि तीनों का सम होगा। यानी आप क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करोगे, यही करोगे ना, बोलो, बात क्लियर है। तो यहाँ R1 की जगह पर 4 है, 4 प्लस 5 प्लस क्या रखोगे, 6 रखोगे। 6 5 11 4 कितना हो गया, 15, यानी कि हमारा नेट प्रतिरोध कितना आया है, 15 आया है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा नेट प्रतिरोध जो है सभी अलग अलग प्रतिरोधों से क्या है, अधिक है। R से
R1 से अधिक है, R2 से भी अधिक है और R3 से भी अधिक है। हमने यही पॉइंट को एक लाइन में बताया, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, ठीक है, वो क्या होंगे, सभी अलग अलग प्रतिरोधों से, अलग अलग प्रतिरोधों से कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सभी अलग अलग प्रतिरोधों से क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ कम कैसे होता है, देखिए अगर हम इसी चीज को ले ले तो हमें क्या करना होगा, 1/r नेट हमें निकालने होंगे। तो क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 करेंगे। अब इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 को करेंगे तो कितना होगा, 15 प्लस 5 से 12 टाइम्स जाएगा, 12 और ये हो गया 10, तो टोटल हो गया 37। तो 37/60 हो गया। तो आर नेट कितना होगा, आर नेट की अगर बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे 60/37। अब यहाँ भाग करने पर आपका लगभग 2 आएगा। लगभग कितना आ रहा है, 2 के करीब में, लगभग 2 के करीब में आएगा, यानी 1.5 से थोड़ा सा अधिक आएगा। तो अब देखो कि 2 से ये 2 क्या है, सभी अलग अलग प्रतिरोधों से कम है। R1 से भी कम है, R2 से भी कम है और R3 से भी क्या है, कम है। बात क्लियर हुई या नहीं, तो ये सबसे बड़ा अंतर है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगर चौथी अगर हम बात करें, ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा क्या कि धारा यहाँ पर क्या होता है, समान नहीं होता है और यहाँ पर समान होता है। विभवांतर यहाँ समान होता है, यहाँ विभवांतर समान नहीं होता है। तीसरी पॉइंट हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि नेट प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है सीरीज में, और वहां पर पैरेलल वाले में नेट प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है सभी प्रतिरोधों के मान से। अगर अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगली पॉइंट क्या है कि अगर सीरीज वाले में, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी प्रतिरोध अगर आप हटा दो, ठीक है, जैसे हमने क्या कहा कि जैसे यहां से हमने आर प्रतिरोध को हटा दिया, ठीक है, आर प्रतिरोध को जैसे ही हमने हटाया, ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट बन गया। क्या बन गया, ओपन सर्किट बन गया। अब ओपन सर्किट बनने की वजह से हमारा यहाँ पर करंट का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी करंट प्रवाहित नहीं होगा, धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। इस वजह से शून्य धारा क्या हो जाएंगे, धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध में, समतुल्य प्रतिरोध में किसी प्रतिरोध को हटाने पर, प्रतिरोध को हटा देने पर क्या होता है, तो प्रवाहित धारा, धारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, कहां पर, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें, तो यहां से अगर हम R1 प्रतिरोध को हटा भी देते हैं, ठीक है, तो धारा यहां से गुजर जाएगा, धारा यहां से गुजर जाएगा। यहां पर अभी भी क्लोज्ड सर्किट है, अभी भी धारा का प्रवाह होगा ही होगा। इस वजह से यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि अगर प्रतिरोध को हटा दिए तो धारा का मान शून्य नहीं होगा, ठीक है। प्रतिरोध हटाने से धारा का मान क्या नहीं होगा, धारा शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार मेजर इसके क्या है, डिफरेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ जाओ। हमने समझा दिया, अब केवल हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब आप कॉपी कर लो, ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए।
कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप हेडिंग क्या डालेंगे? श्रेणी क्रम प्रतिरोध तथा समांतर क्रम प्रतिरोध का अंतर। ठीक है, इनके बीच क्या है? के बीच अंतर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एक तरफ हमें क्या लिख दिया, इधर हम कर दे रहे हैं श्रेणी क्रम के लिए और इधर हम कर दे रहे हैं समांतर क्रम के लिए। ठीक है, श्रेणी क्रम का पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट था कि धारा धारा सभी प्रतिरोधों से समान रूप से गुजरता है या प्रवाहित होता है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम यहां लिख रहे हैं कि धारा सभी प्रतिरोधों से होकर सभी प्रतिरोधों से होकर धारा का मान अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए। यहां पर क्या था? धारा समान था और यहां पर धारा क्या है? अलग अलग है सभी प्रतिरोधों से। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमने यहां पर कहा कि विभवांतर सभी प्रतिरोधों से या ऐसे लिखिए सभी प्रतिरोधों से विभवांतर सभी प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखना है कि सभी प्रतिरोधों का विभवांतर सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो थर्ड नंबर में क्या था हमारा? हमने कहा था कि सभी समतुल्य प्रतिरोध और समतुल्य प्रतिरोध को हमने क्या कहा? आर नेट, यानी नेट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सभी प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है अलग अलग प्रतिरोधों से
अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये हमने पॉइंट कहा, ठीक है। और यहां पर हमने समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध यानी आर नेट, ठीक है। अलग अलग प्रतिरोधों से, अलग अलग प्रतिरोधों से के मान से या परिणाम से, मान से क्या होता है? कम होता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर एंड लास्ट 4, ठीक है। 4 नंबर क्या था? 4 नंबर में थे कि यदि यदि किसी एक प्रतिरोध को, किसी एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए, क्या किया जाए? हटा दिया जाए, तो उससे प्रवाहित धारा, उससे प्रवाहित होने वाले धारा, होने वाले धारा का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें समानांतर वाले में, तो यहां पर क्या होगा? यदि किसी प्रतिरोध को हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उससे प्रवाहित धारा का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। उससे प्रवाहित धारा का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी उससे धारा प्रवाहित होते रहेगा, ठीक है। हम लिख देते हैं अर्थात, अर्थात धारा प्रवाहित होते रहेगा, ठीक है। चल, तो ये हमारा श्रेणी और समानांतर जो था हमारा कॉम्बिनेशन, इन दोनों का हमने प्रूव करके भी देखा। इनके बीच क्या क्या अंतर है वो हमने आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाया, और साथ ही साथ हमने लैंग्वेज में भी इसको कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे और आपको अब कोई भी समस्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक आप अपना ये लेक्चर का रिवीजन करते रहिए। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे ढंग से समझ में आता है, ठीक है। तो आप लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने बड़े का आदर और सम्मान करते रहें। चलिए, बाय।